हाय वेलकम टू स्टडी एग्जाम मेंटर। आज हम स्टडी करेंगे क्या है डिजिटल करेंसी। जैसे कि हम सब जानते हैं आरबीआई ने लॉन्च कर दिया है डिजिटल करेंसी, जिसको ऑफिशियली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बोलते हैं। जैसा कि निर्मला सीतारमन ने, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, 1 फेब 2022 को अनाउंस किया था लॉन्चिंग ऑफ डिजिटल करेंसी, जो कि फाइनली 1 नवंबर को पायलट बेसिस पे होलसेल सेगमेंट में लॉन्च हो गया। जो कि ये न्यूज है इकोनॉमिक्स टाइम्स का 2 देखें, जिसमें बताया जा रहा है कि आरबीआई 1 नवंबर को होलसेल सेगमेंट में पायलट बेसिस पे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर दिया, जिसके लिए 9 बैंक को सेलेक्ट कर दिया गया। जो कि 9 बैंक है: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी बैंक एंड एचएसबीसी बैंक है। जिसको ये 9 बैंक को होलसेल सेगमेंट में फिलहाल जो पायलट बेसिस है 1 मंथ चलेगा, इसके लिए सेलेक्ट किएगा और लेटर 1 मंथ के बाद रिटेल सेगमेंट में स्टार्ट होगा, जो कि एक लिमिटेड स्पेस में लिमिटेड यूजर के बीच स्टार्ट किया जाएगा। ये मिंट का न्यूज़ है, जिसमें बताया गया है डे 1 ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट क्लॉक्स जी गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेस ऑफ 275 करोड़। यानी कि जो पायलट बेसिस पे स्टार्ट किया गया है डिजिटल रूपी, उसके फर्स्ट डे में गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी सेकेंडरी मार्केट के लिए अभी फ़िलहाल स्टार्ट किया गया है। सेकेंडरी मार्केट के लिए स्टार्ट किया गया है, कैपिटल मार्केट आप बोल सकते हो, जिसमें से 275 करोड़ का फर्स्ट डे का ट्रांजेक्शन हुआ है। तब आगे देख लेते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है या डिजिटल रूपी क्या है। तो इसको देखते हैं। आरबीआई ने डिफाइन किया है कि ये लीगल टेंडर है, यानी आरबीआई के अनुसार ये लीगल टेंडर है और इश्यूड बाय द सेंट्रल बैंक इन ए डिजिटल फॉर्म। लीगल टेंडर डिजिटल करेंसी सेम एज फिएट करेंसी एंड एक्सचेंजेबल है 1 to 1 विथ फिएट करेंसी। लीगल टेंडर जैसे कि डे टू डे जो फिजिकल नोट्स, जो पेपर नोट जिसको बोलते हैं, जो यूज करते हैं, तो ये क्या है, लीगल टेंडर है। गवर्नमेंट के थ्रू बैकिंग है इसका, तो इसको लीगल टेंडर बोलते हैं। तो इसके केस में होगा, डिजिटल करेंसी के केस में होगा, ये भी जस्ट लाइक होगा फिजिकल करेंसी, बट ये होगा डिजिटल फॉर्म में। अब फिएट करेंसी का डिफिनेशन होता है, फिएट करेंसी का मतलब होता है जिसका बैकिंग गवर्नमेंट हो। यानी जो जो डे टू डे जो नोट हम जो यूज करते हैं 100 का 200 का, ये एक्चुअल में फिएट करेंसी, यानी इसका वैल्यू जो होगा डिजिटल करेंसी या डिजिटल रूपी का, वो जस्ट लाइक फिएट करेंसी होगा। ये एक्सचेंजेबल 1 to 1 विद द फिएट करेंसी, यानी डिजिटल करेंसी को हम एक्सचेंज कर सकते हैं उस जो पेपर नोट, इसका वैल्यू सेम रहेगा। बैंक में हो या डे टू डे लाइफ में किसी से एक्सचेंज करना हो तो एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन और इसका वर्थ वैल्यू सेम रहेगा, डिफरेंस नहीं आएगा इसके वैल्यू में। तो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि 2 टाइप्स है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल, जो कि रिटेल में होगा, जो स्मॉल ट्रांजेक्शन के लिए होगा। डे टू डे लाइफ में जो होता है ना, स्टेशनरी शॉप पे, किराना स्टोर पे जो यूज करते हैं, यूज करेंगे, उसमें ये रिटेल वाला होगा। रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल का यूज होगा। और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो होलसेल है, ये इंटर बैंक होगा। जो ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच या शेयर मार्केट में जो होगा, उसके थ्रू होगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कंसेप्ट नोट के अनुसार इसके लिए अकाउंट का होना जरूरी है, लेकिन जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल के लिए अकाउंट का होना मैंडेटरी नहीं होगा। यहाँ टोकन के रूप में भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो आगे देखते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वर्सेस क्रिप्टो करेंसी, यानी इस दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी से कैसे हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आता है, जो प्रॉब्लम है क्रिप्टो करेंसी में, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो होगा, ये सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू इश्यू होगा, यानी गवर्नमेंट के थ्रू होगा। गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री ये इश्यूड होगा, यानी इसका लीगल बैकिंग है। जबकि क्रिप्टो करेंसी के केस में ऐसा नहीं है, ये किसी गवर्नमेंट के थ्रू या सेंट्रल बैंक के थ्रू रेगुलेटेड या इश्यूड नहीं होता है। ये लेस वोलेटाइल है। क्यों? क्योंकि ये लॉ एंड रूल्स के एम्बिट के अंदर ये इसको वर्क करना रहता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी के केस में ऐसा नहीं है। ये फ्लेक्सिबल सप्लाई होगा, फ्लेक्सिबल सप्लाई, ये लिमिटेड इंक्रीमेंटल सप्लाई है। लोअर प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी, इसमें हाइयर प्रोबाबिलिटी
प्राइवेसी एनोनिमिटी होता है। लोअर प्राइवेसी एनोनिमिटी मीन्स इसमें पता चलेगा, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पता रहेगा, कहाँ से पैसा कहाँ पे जा रहा है और किसको जा रहा है, जिसका रिकॉर्ड मेंटेन होगा। बट क्रिप्टो करेंसी के केस में ऐसा नहीं रहेगा, पैसा आ रहा है जा रहा है, सिर्फ आ रहा है, पता नहीं चलेगा कि कहाँ से आ रहा है। इसमें जो होता है प्राइवेसी मेंटेन होता है, हाई एनोनिमिटी मेंटेन रहता है। एग्जांपल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का ई नायरा जो नाइजीरिया का है, डिजिटल यूएन, ये इसमें बिटकॉइन इथेरियम जो जानते ही और टाइप है, फिलहाल तो दो इम्पोर्टेंट है। स्वाट एनालिसिस ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट है स्ट्रेंथ, देखते हैं कि ये कैसे हेल्प करेगा। तो ये प्रमोट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन, डेफिनेटली ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करेगा। मोर नंबर ऑफ पीपल विल बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, दे विल बी वेरी फास्टर एंड चीपर ट्रांजेक्शन डेफिनेटली कंपेयर टू कैश के केस में, जो फास्टर भी होगा और चीपर भी होगा। फास्टर के सेंस में होगा ये तुरंत रियल टाइम पे ट्रांजेक्शन हो जाएगा। चीपर मतलब हो जाएगा इसका, जैसे फिजिकल नोट है, फिजिकल नोट या पेपर नोट जिसको यूज करते हैं हम सब, तो उसके कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट में लगभग 5000 करोड़ रुपीज का प्रिंटिंग कॉस्ट आ जाता है, जो कि कॉस्ट वाइज एक ज़्यादा है, जो कि कॉस्ट कम हो सकता है। और इसका लॉजिस्टिक कॉस्ट ऐड कर दो तो ज़्यादा ही कॉस्ट हो जाता है, जो कि डिजिटल करेंसी के केस में बहुत कम हो जाएगा। डिपेंडेंसी ऑन कैश, यानी कैश पर डिपेंडेंसी कम होगा। जहाँ ज़रूरत रहा, अगर किसी से लेना भी रहेगा तो वहाँ से ईजिली वे में एक्सेस कर सकते हैं। यह मोर रोबस्ट है, इफिशियंट, ट्रस्टेड, रेगुलेटेड एंड लीगल टेंडर है। डेफिनेटली क्रिप्टो करेंसी में होता है कि ये ट्रस्टेड नहीं रहता है, रेगुलेटेड नहीं है, लीगल नहीं, जबकि इसके केस में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के केस में ये लीगल है। कोई भी इश्यू होता है तो गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक अवेलेबल है इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए। और इसको पेमेंट करने में भी बहुत आसानी होगा। जैसे कोई सपोज दुबई या यूएस में रहेगा तो इसमें पेमेंट करने में रियल टाइम में पेमेंट नहीं हो पाता, टाइम लगता है। तो जबकि इसको, इस केस में पेमेंट जो होता है रियल टाइम में हो जाएगा और ईजिली हो जाएगा और वेरी कॉस्ट इफेक्टिवली हो जाएगा। ये वीकनेस का देख लेते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का वीकनेस। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यूज करने में मे बी इनिशियली फेज में कुछ के लिए थोड़ा सा परेशानी जैसा होगा, लेकिन टाइम के साथ साथ ये भी मतलब सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि कैश ट्रांजैक्शन में इंडिया चाइना से, इवन यूएस से भी ज़्यादा आगे है। तो टेक्नोलॉजी अपडेटेशन कोई ज़्यादा इश्यू नहीं होगा, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली ये ट्रेसेबल होगा, जिसको आसानी से ट्रैक कर सकता है, और जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग या टैक्स इवेजन या करप्शन में, जो कि जिसमें मोस्टली कैश के रूप में होता है, उसको कंट्रोल करने में इजी रहेगा। बेटर फाइनेंशियल कंप्लायंस, डिजिटल रिकॉर्ड एंड ऑडिट्स, डेफिनेटली इसमें इजीली एक्सेस कर सकता है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किसी कंपनी का, किसी पर्सन का। तो कंपाइल करने में, वह हिस्ट्री निकालने में इजी रहेगा, जिसको ऑडिट करना भी वेरी इजी रहेगा। थ्रेड्स में देखते हैं, फर्स्ट है कंसर्न ऑफ प्राइवेसी, यानी कि इसमें कितना प्राइवेसी या कितना एनोनिमिटी रहेगा, क्योंकि इसमें रिसीवर और सेंडर का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ऑथराइज रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास इसका रिकॉर्ड रहेगा। तो इसमें प्राइवेसी जो है ना, कंपेयर टू क्रिप्टो करेंसी कम रहेगा, जो कि एक कंसर्न या इश्यू है। और दूसरा है पोटेंशियल ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी। ऐसे तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जो कि एक बहुत ही सिक्योर मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है, जैसे क्रिप्टो करेंसी के केस में। लेकिन फिर भी एक एप्रीहेंशन है कि फ्रॉड होने का चांसेस है, कितना है। ऐसे तो आरबीआई अभी इसको पायलट बेसिस पे लागू किया है, जिसमें जो फ्लॉ, जो फॉल्ट आएगा उसको रेक्टिफाई करके अदर कंट्रीज का पायलट बेसिस का आउटकम और उसका रिसर्च का आउटकम लेके एक नए फॉर्म में लागू करेगा, जिससे कि पोटेंशियल ब्रीच का सिक्योरिटी का खतरा कम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।